वक्त ज्वाइन किया है ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने, वज़ीर दाखिला सिंध हैं। ज़िया साहब पहले तो कच्चे के ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। हुकूमत का दावा है कि बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, पंजाब और सिंध के इदारे जो हैं वो मिलकर कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि वो इलाका, वहाँ के मोटरवे, सड़कें वगैरह जो है अब वो महफूज हो जाएंगी, मुकम्मल क्लियरेंस होने वाली है या हो गई है? हमारी पुलिस की कार्रवाइयाँ पिछले 1 साल से जारी हैं और उसमें टाइम टू टाइम कामयाबियाँ मिली हैं, जिसमें आपने देखा होगा डाकुओं की सरेंडर पॉलिसी भी हम लाए। वो सरेंडर पॉलिसी फॉर वन टाइम नहीं थी कि वो एक प्रोग्राम हुआ और उसमें डाकुओं ने सरेंडर कर दिया, 1.5 साल ऐसे नहीं था। अब वो टाइम टू टाइम जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या वहाँ पर जो हमारी एसएसपी या हमारे डीआईजीज़ हैं, एक कमेटी बनाई हुई है, वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको सरेंडर करवाते हैं, उनको कोर्ट में भेज देते हैं और जेल चले जाते हैं। यहाँ पर एक जो अहम बात ये है कि हमने एक चीज़, 2 कंपोनेंट रखे हुए थे। एक सरेंडर, जो सरेंडर डाकू ना करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई। तो अब जो हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो था पंजाब में कच्चा कराची जो एरिया है, और उसके साथ हमारे पास घोटकी का राउंती कच्चा जो है। फिर कश्मीर में अगर आप आ जाएं तो कश्मीर का भी वो एरिया जो कि राजनपुर के साथ मिलता है। यहाँ से जब पुलिस उनसे मुकाबला करती थी, वो उस कच्चा कराची एरिया में कच्चे के पहुँच जाते थे, जहाँ पर उनका बहुत इतना सेफ हाइड आउट समझा जाता था कि जहाँ पर ना पुलिस पहुँच पा रही थी, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहुँच पा रही थी। तो ये पहली बार उस दिन जो 13 तारीख को वाक़या हुआ और सादकाबाद से गाड़ी हमारी उसमें मुगवी कोच में थे, जो कि इन्होंने उतारे डाकुओं ने। कच्चे के इलाके में क्या क्या कर चुके हैं अब तक, अचीवमेंट्स क्या करना है, ये आप प्लीज़ ज़रा कंप्लीट करें अपनी थॉट, और फिर हमारे पास भत्ताखोरों के हवाले से भी बात करनी है आपसे। हम नेगोशिएशंस नहीं करना चाह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें घोटकी एसएसपी और कश्मीर एसएसपी, सखर, खैरपुर, शिकारपुर एसएसपी और दोनों डीआईजीज़ लाड़काना और हमारे डीआईजी सखर ने अहम रोल अदा किया और मुगवी सब बाजियाब करवाए। और उसके बाद ऑपरेशन वहाँ तब तक करते रहे। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें ये इजाज़त दी कि उनके एरिया में जाकर सिंध पुलिस ने ऑपरेशन किया है, और उसमें मैं यकीनन अप्रिशिएट करूँगा हमारे राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को भी और आरपीओ को भी, वहाँ के मुल्तान के जो आरपीओ हैं, कि उन्होंने वहाँ पर मदद की हमारी। और हमने उस कच्चा कराची के एरिया इस टाइम टोटली इवैक्यूएट हो चुका है डाकुओं से। हमें इन्फॉर्मेशन है कि वो घोटकी के राउंती कच्चे में आ गए हैं और उस एरिया में अब हमारी पुलिस ऑपरेशन कर रही है। तो उम्मीद मुझे ये है कि स्लोली ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम इनको एलिमिनेट करेंगे। गुड टू नो ज़िया साहब कि कुछ जो हैं सक्सेसेस जो हैं वो हमें मिली हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि कराची के इस इशू की बात करते हैं, जो कि वैसे तो हम कहेंगे पुराना ही है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब दोबारा मसला जो है वो उठा है भत्ताखोरी का। अब बताएं कि एक्सटॉर्शन वगैरह तो यहाँ ख़त्म हो चुकी थी, बड़ा काम हुआ था, बड़ी मेहनत के बाद ये सब कुछ हुआ था, रेंजर्स हैड टू बी इन्वॉल्व इन इट एज़ वेल। तो ये केसेस दोबारा क्यों पैदा हो रहे हैं? मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा दोबारा? देखें, इसमें हमारे काम तो पिछले साल से चल रहा है और अब तक जो हमारा स्टैटिक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 2025 तक, 24 से 25 तक, आज तक जो हैं टोटल एक्सटॉर्शन केसेस जो है ना 172 रजिस्टर्ड हुए हैं कराची में, जिसमें से जब हमने उसको सॉर्ट आउट किया सिंध पुलिस ने तो उसमें 76 केसेस जो हैं वो जेन्युइन थे। बाकी उनके कोई पिटी इश्यूज़ थे, कोई आपस के झगड़े थे, लैंड्स के इश्यूज़ थे, लोगों के आपस में कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ थे, उसको भी उन्होंने
एक्सटॉर्शन में कन्वर्ट करके ये FIR दर्ज हुई। लेकिन जो जेन्युइन FIR थी वो 76 थी, जिसमें अगर हम देखें तो उसमें 73 केसेस, जिसकी 96% एवरेज है, वो ट्रेस हुए, डिटेक्ट हुए। उसके साथ साथ जो हैं अक्यूज़ जो इन्वॉल्व थे इन 76 केसेस में, वो 131 थे, और 131 अक्यूज़ में पुलिस ने इनमें इनकाउंटर्स हुए, उनमें 6 अक्यूज़ को मारा गया है। उसके साथ साथ पुलिस इनकाउंटर में इंजर्ड कंडीशन में 14 हमारे पुलिस ने अक्यूज़ को पकड़ा है। उसके साथ 94 जो हैं अक्यूज़ पर्सन्स वो अरेस्ट हैं। तो टोटल ये 100 के करीब अक्यूज़ जो हैं वो अरेस्ट हैं। और अब जो रिसेंट ये जो वेव, मैं समझता हूँ कि ये पुलिस केस टू केस इसको देख रही थी, और अब पुलिस परफॉर्म कर रही है। कराची में जो भी केसेस हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे आबाद के दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने 8 केसेस का हवाला दिया। पुलिस ने कादरी हाउस पर, जो सुन्नी तहरीक के लीडर होते हैं, उनके हाउस पर जब रेड किया तो 9 लोगों को अरेस्ट किया। उनमें वो इस केस के 8 लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व थे। और कोशिश यही है हमारी कि आज मैं आपके कल प्रोग्राम देख रहा था, उसमें इसमें कोई एक्सटॉर्शनिस्ट फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, 2 मोटरसाइकिलिस्ट। आज वो पकड़े गए हैं इंजर्ड कंडीशन में, और उनसे इंटरोगेशन हो रही है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, ये केसेस एक्सटॉर्शन के, कराची एक बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन हमने जो भी हमारे ताजिर हजरात हैं या बिल्डर्स हैं, उनको यही रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज़ को छुपाएं ना हमसे, पुलिस से कम ना छुपाएं, आप हमें ज़रूर अपडेट करें। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर उसका दिफा देंगे। आप सही कह रहे हैं, छुपाने वाली तो अब बात ही नहीं रही। जब तक सामने नहीं आके बताया नहीं जाएगा, इनको पकड़ा भी नहीं जा सकता। ज़्यादा साहब, सिंध हुकूमत कहती है कि भत्ताखोरों के गैंग लीडर जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अब उनके लिए ये कहा जा रहा है कि रेड वारंट जो हैं वो चाहिए होंगे, लेकिन उनके जो ऑपरेटर्स हैं, धमकियां देने वाले हैं, अगवा करने वाले हैं, वसूलियां करने वाले हैं, वो तो सब यहीं हैं। तो उन्हें किसकी प्रोटेक्शन हासिल है कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा रहा? जो भी एक्सटॉर्शनिस्ट यहाँ पर हैं, जो ये यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऐसे होते हैं कि ये एक ग्रुप कल पकड़ा गया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर हायर करते हैं बच्चों को, या जो बेरोज़गार लोग हैं उनको हायर करते हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको वो हायर करते हैं। उनको कहते हैं कि जाकर फ़लाँ बिल्डिंग की, फ़लाँ कंस्ट्रक्शन होने वाली बिल्डिंग की आप तस्वीरें बनाएं, फ़लाँ फैक्ट्री की तस्वीरें बनाएं, उन लोगों की तस्वीरें बनाएं, या उनकी इन्फॉर्मेशन दें। फिर वो उनको बाहर से इजी पैसा लोड कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ जो चैनल्स होते हैं उनके तरीके से वो उनको पेमेंट कर रहे होते हैं। और उनको हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली देख रहे हैं, और अरेस्ट भी हो रहे हैं, इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं उनके। और बिल्कुल ये एक कतई बात है कि इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी पर भी पुष्पनाही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट पुरज़म है, और इंशाल्लाह हमारी पुलिस में कैपेबिलिटी है, और हमारी जो CIA कराची की जो टीम है विथ द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है। और इसमें ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इनको हम चाहते हैं कि हमारे ताजर मुतमईन हों। चलिए, वी आर होपिंग कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे वर्क आउट, और ये सारा भत्ता माफिया, एक्सटॉर्शन वगैरह ये ख़त्म हो, बिकॉज अब इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं रही। और अब कराची वाले सीख गए हैं इसके बगैर भी रहना, इतने अरसे से नहीं हो रहा था। सो इट नीड्स टू बी टैकल्ड। ज़्यादा साहब, आप हमारे साथ हैं। एक और इतला कराची के ई चालान सिस्टम से मुतालिक है, वो ये कि जुर्माने कम किए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। वजह क्या है? निज़ाम, ये जो ई चालान का सिस्टम है, ये इसीलिए लाए हैं कि जो ट्रैफिक की बेरारवी है उसको ख़त्म किया जाए।
आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कराची में जो 3.9% जो हादसात का रेट था जिसमें अमवात हो रही थी, वो अभी 2 पॉइंट समथिंग है, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं होनी चाहिए हादसात। अल्लाह रहम करे सब पर, जिनकी फैमिलीज़ के साथ ये हादसा होता है उन्हीं को ही तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम भी उनके दुख में उनके साथ हैं। बात यह है कि इस टाइम पर अगर आप हमारी आफ्टर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेंगे तो हादसात में कमी आ गई है। हादसात में कमी तब आएंगी जब ट्रैफिक निज़ाम ठीक होगा। अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रैफिक का है उसको बेहतर करना है। फिर हमने कोशिश की कि दोस्तों को कायल करें, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ बैठें। मैंने कल मीटिंग कॉल की, उसमें सब बातें हुई। हर जो भी जमायत है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो असम्बली में लीडरान हैं उनको, पार्लियामानी लीडरान को बुलाया, अपोजिशन लीडर को बुलाया, उनसे सुना हमने। इस बार मैंने उन्हें कहा है कि आप एक हफ़्ते में अपनी तजावीज़ ले आएँ। आई एम एग्री विद दैट के मोटरसाइकिल जो चालान है वो 5,000 है, लेकिन उसका तरीका ये है कि अगर 15 दिन में वो चालान जमा होता है तो उसको 50% चार्जेस होते हैं। अगर वो 21 दिन में होगा तो 75% चार्ज होगा। उसके बाद अगर वो बिल्कुल ही 1 माह के बाद करता है तो फिर उसको 100% चार्ज होता है। लेकिन मैंने इन्हें कहा है कि भाई आप कोई तजवीज़ ले आएँ, सब मिल बैठकर एक जो मोटरसाइकिल का चालान है वो चालान, जो नॉर्मल किस्म के आम किस्म की नेग्लिजेंस हैं उसमें हम कम रखेंगे, लेकिन हमें शहर के शहरियों की जो जान है वो ज़्यादा हमें कीमती लगती है, हम उसका ख्याल करते हैं। चलिए, अच्छी बात ये है कि आप लोग कंसिडर कर रहे हैं और लोगों की अगर ग्रीवेंसेस हैं तो वो भी उनको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। ये भी बताइए ज़िया साहब कि हैवी ट्रैफिक हादसात के मामले पर भी आपसे ऑब्वियसली अक्सर सवाल तो होता ही रहता है। तो अभी दिन के औकात में कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन ना बसें रुक सकती हैं, ना टैंकर्स रोके जा सकते हैं, ना डंपर्स, ट्रक वगैरह कुछ भी, मतलब हम सब कुछ देख रहे हैं। तो इसके बावजूद आप समझते हैं कि नताइज जो हैं वो मिलेंगे या फिर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करने पड़ेंगे? हैवी ट्रैफिक का मकसद ये था हमारा कि जो पोर्ट से ट्रैफिक चलती है, जो कि बड़े ट्रॉलर्स हैं जो कि वहाँ से कंटेनर्स को मूव करते हैं, उसकी दिन में हमने पाबंदी की थी। और हम पानी के टैंकर्स को बंद नहीं कर सकते क्योंकि कराची में फिर इशू हो जाएगा वाटर शॉर्टेज का। वैसे ही इशू है वाटर शॉर्टेज का। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वो उसमें हमने थोड़ा टाइमिंग रखी है ताकि जो बजरी वगैरह के जो आते हैं डंपर्स वगैरह वो दिन के टाइम पर ना आएँ, या स्कूल के जो टाइम है उनमें वो ना आएँ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कराची पोर्ट पे जब बड़े जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं और फिर यहाँ पर गाड़ियों की कतारें हो जाती हैं और मजबूरन जब एक बहुत बड़ा फ़्लो होता है ट्रैफिक का, बड़ी गाड़ियों का, जब 10 बजे से ये शुरू करते हैं तो सुबह तक ये कर नहीं सकते हैं, तो वो इशू होता है। लेकिन अगर जहाज़ यहाँ पर बहरी जहाज़ आता है तो उसको तो बेहतर तरीके से हम मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी जब तक एक्सप्रेस वे नहीं बनता है जो कि बंदरगाह से हमारे मोटरवे तक जाए, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर करें, और कल की मीटिंग में ये भी हमने डिस्कस किया था। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज यस काम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ट्रांसपोर्टेशन भी होनी है, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव या तो रूट या अल्टरनेटिव सड़क या something really out of the box will have to be thought about and soon. फाइनली ज़िया साहब ये ज़रूर बता दें, एक और अहम इशू है जिसमें हम आपका कमेंट चाहेंगे। आईजी सिंध जा रहे हैं और अब यहाँ नए आईजी को आना है। अब मामले पर वफाक और सिंध में माजी में हमने देखा है कि तनाज़ात जो हैं वो रहते हैं। इस पर क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा? मुझे उम्मीद है कि ऐसा इशू नहीं होगा। हमने वफाक से रब्ता किया है इस सिलसिले में,
तरीका ये होता है कि वफाक 3 नाम भेजता है और पिरामिड्स में फिर वो पिरामिड्स कैबिनेट जो है उसको अप्रूव करके वफाक को भेजती है कि ये एक नाम हमें आईजी लगा दें। तरीक़ेकार ये है, लेकिन हमारे पास अभी सफिशेंट अफसर ग्रेड 21 में मौजूद हैं सिंध में, और मेरे ख्याल में ऐसी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इशू हुआ तो यकीनन उस पर मैं समझता हूँ कि वफाक लीनियंसी लेगी। गॉट इट। ज़ियाउल हसन लंजार साहब, वज़ीर दाखिला सिंध, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।